हर युति इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली? हर युति, हर कॉम्बिनेशन, हर कंजक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालता ही है। जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा हूँ जिसकी उम्र 13 साल है, या तो कोई ये सोचेगा कि बाप बेटे जा रहे हैं, या कोई ये सोचेगा कि किसी लड़के ने कोई रास्ता पूछा होगा। तो दो ग्रहों के कंजक्शन से उनके रिश्ते, उनके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव इम्पैक्ट होते हैं। सूर्य और शुक्र, इसका क्या मतलब है? देखो, सूर्य और शुक्र कुंडली में लगभग साथ मिलेंगे। सूर्य अगर पहले घर में तो शुक्र ज्यादा से ज्यादा 3 में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 11 में चला जाएगा, 2 घर आगे या 2 घर पीछे। अब सूर्य शुक्र अगर किसी का होता तो वहां पे कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ CIL गुरु पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की, उनके कॉम्बिनेशन की, उनके कंजंक्शंस की या उनकी दृष्टिकोण की। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि पिछले टॉपिक पे या पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चर्चा करी युतियों की, दृष्टि की, कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर और उससे क्या उनके समाधान हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स करे एंड हमने खुद भी पर्सनली हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोगों के चार्ट्स देखे जहाँ पे इसी युति के साथ साथ हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिले। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं उन्हीं कॉम्बिनेशंस पे, उन्हीं युति पे, कि उनका प्रभाव क्या पड़ेगा इंसान के जीवन पर। उन युति, चाहे वो सूर्य चंद्र हो, सूर्य शुक्र हो या सूर्य शनि हो, या और भी बहुत सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन हैं, तो इनका हमारी लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, या इनकी अगर दृष्टिकोण पड़े तो हमारी लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, और इनसे बचने के या इनकी इंटेंसिटी को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए वापस से जुड़ते हैं दीपक गुप्ता सर से, तो बातचीत शुरू करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। आखिर दोबारा आ ही गया। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे युति की, तो ऐसे ही मैंने खुद भी अपने घर में जाके अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स के चार्ट चेक किए और वहाँ पे मेरे को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिले। तो आई वाज सो सरप्राइज कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि अच्छा इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। तो आज हम वही लेके आए हैं आपके साथ, कि मैं एक एक आपको युति बताती है कि कॉम्बिनेशंस बताती हूँ और उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले एक जर्नल टर्म में मैं जानना चाहूँगी कि तो क्या हर युति इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली? जी बिल्कुल, हर युति, हर कॉम्बिनेशन, हर कंजक्शन कहीं ना कुछ तो इफेक्ट डालता ही है। जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा हूँ जिसकी उम्र 13 साल है, या तो कोई ये सोचेगा कि बाप बेटे जा रहे हैं, या कोई ये सोचेगा कि क्लाइंट जा रहा है, क्या कोई ये सोचेगा कि किसी लड़के ने कोई रास्ता पूछा होगा तो दीपक जी उसको रास्ता बता रहे हैं। माँ बेटी साथ जा रहे हैं तो कोई ये भी सोच सकता है कि माँ बेटी जा रहे हैं, या माँ के साथ में उसकी बहन की बेटी जा रही है। तो दो ग्रहों के कंजक्शन से उनके रिश्ते, उनके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव इम्पैक्ट होते हैं जी। ओके, तो बिना टाइम गवाए बात करते हैं उन युतियों पे। तो सबसे पहले है सूर्य और शुक्र, इसका क्या मतलब है? देखो, सूर्य और शुक्र कुंडली में लगभग साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। अच्छा, सूर्य से शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाउस आगे जाएगा। सूर्य अगर पहले घर में तो शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 में चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 में चला जाएगा, 2 घर आगे या 2 घर पीछे, ठीक है। इससे ऊपर आगे पीछे नहीं जाएगा। सूर्य आग है, शुक्र फूल है। आग पे फूल रखोगे तो क्या होगा? फूल जल जाएगा। बिल्कुल। सूर्य शुक्र के मिलने से फूल जल जाएगा, मतलब कि फल नहीं मिलेगा। अब सूर्य शुक्र अगर किसी का होता तो वहाँ पे कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के बेटा शायद देरी से हो। अच्छा। क्योंकि फूल तो जल गया, फूल जल गया, फल तो होगा मगर बेटा नहीं होगा, तो बेटा शायद देरी से हो। मगर बेटा देरी से हो, ये कब, क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि उसको बेटा देरी से हो सकता है? अगर सूर्य शुक्र वाला व्यक्ति 22 से 24 में या 25 से 28 में शादी करता है तो चांस है कि इसके बेटा देरी से हो। अच्छा। सूर्य आगे, शुक्र फूल है, शुक्र है गृहस्थी और गृहस्थी जलेगी। अगर 22 से 24 में या 25 से 28 में अगर ये शादी करता है तो गृहस्थी चलेगी नहीं। बहुत सारे रीजंस हैं,
सेपरेशन हो सकता है, वाइफ को हेल्थ इशू हो सकते हैं। सूर्य दिन है, शुक्र गृहस्थी का कारक है। अगर सूर्य शुक्र वाला व्यक्ति दिन के समय फिजिकल होता है अपनी वाइफ के साथ, तो उसकी वाइफ के हेल्थ इशू होंगे। अच्छा। सूर्य शुक्र के मिलने से बृहस्पति का निर्माण होता है। तो सूर्य शुक्र जिसका भी मिल रहा है उस व्यक्ति को ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का निर्माण हो गया। सूर्य शुक्र मिलने से अगर व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शुक्र स्किन का कारक भी है, गृहस्थी का कारक भी है, व्यापार का कारक भी है, तो सूर्य शुक्र वाले को व्यापार नहीं करना चाहिए। अच्छा। कौन सा नहीं करना चाहिए? शनि से रिलेटेड व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे फैक्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, माइंस हो गया, कोयला हो गया, शनि से रिलेटेड जो भी एवरीथिंग काम होते हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सूर्य शुक्र भी एक अच्छा कंजक्शन नहीं माना जाता है चार्ट के अंदर। ठीक है, और इसके क्या उपाय हो सकते हैं? सूर्य शुक्र के मिलने से सबसे पहले तो हमें वो एज अवॉइड करनी है। सूर्य की जो एज है वो 22 से 24 है, शुक्र की एज है 25 से 28। सूर्य का शत्रु कौन है? शनि है। शुक्र का शत्रु कौन है? राहु है। तो राहु की उम्र में और शनि की उम्र में बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि सूर्य शुक्र की बात चल रही है यहाँ पे। सूर्य शुक्र अगर किसी की कुंडली में मिलता है तो उसको मैं जो सजेशन देता हूँ मैं कहता हूँ दुर्गा जी का पाठ करे, दुर्गा चालीसा पढ़े। सूर्य शुक्र वाले के पिता को अगर आयु की तकलीफ आ रही है, पिता की सेहत की तकलीफ आ रही है, तो दुर्गा जी की पूजा करनी है। ठीक है। दुर्गा जी के मंदिर में जाके माथा टेकना है। गृहस्थी में तकलीफ आ रही है तो दुर्गा जी के मंदिर में जाओ। सरकारी तकलीफ आ रही है तो दुर्गा जी के मंदिर में जाओ। पिता की सेहत को तकलीफ आ रही है तो दुर्गा जी के मंदिर में जाओ। अब या तो वो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं जाएगा तो उसकी अपनी श्रद्धा, उसकी अपनी भक्ति। तो दुर्गा जी की आप कह सकते हो कि अपने मंदिर में दुर्गा जी की फोटो लगा सकता है, रोज सुबह दुर्गा चालीसा सुन सकता है, गाड़ी में जा रहा है दुर्गा चालीसा सुन सकता है, दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है तो बहुत बढ़िया। अपने वॉलपेपर पे दुर्गा जी का, जब भी हम वॉलपेपर ऑन करते हैं मोबाइल का, स्क्रीन पे दुर्गा जी की फोटो लगा सकता है। ओके। सूर्य शुक्र अगर मिलता है तो कहता है बेटा अगर हो जाए तो लाइफ ग्रोथ कर जाएगी। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, 2 शत्रु ग्रह होते हैं तो जीवन में तरक्की आती है कब? जब शादी हो जाती है। जी। तो सूर्य शुक्र वाले को शादी तो करनी है, मगर उस एज को अवॉइड करना ओके। सबसे बड़ा। ठीक है, अब यहीं अगर मैं बात करूं सूर्य और शनि की, शनि को सूर्य का पुत्र कहा गया है, तो ये कंजंक्शन हमेशा नेगेटिव क्यों माना जाता है? ये कंजक्शन हमेशा नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य शनि एक तो एंटी प्लैनेट है। सूर्य दिन है तो शनि रात है, सूरज आता है तो शनि जाता है, और शनि आता है तो सूरज जाता है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन में दोनों एक दूसरे को खराब कर रहे हैं। सूर्य शनि में पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। अच्छा। अलगाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मगर लाल किताब में सूर्य शनि को कहा जाता है मंगलबद्ध। मंगलबद्ध का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता। अच्छा। जिसकी भी कुंडली में सूर्य शनि मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति से जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरह से। तो सूर्य शनि वाला व्यक्ति राजनीति में अगर चला जाए तो टॉप लेवल पे जाता है, अच्छे लेवल पे जाता है। अब सोचना है कि सूर्य शनि की युति हो या दृष्टि से मिल रहा हो, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो राजनीति में या बिजनेस में या टाइकून में एक लेवल पे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का सूर्य शनि 10वें घर में है। अच्छा। अमित शाह जी का शनि 6 में और सूर्य 2 में है, सूर्य शनि मिलता है। मे भी शायद रॉबर्ट वाड्रा जी का भी सूर्य शनि 11 में है। सूर्य शनि अगर मिल जाए तो इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। मगर यहाँ पर ना आदमी को सावधान रहना है, खास तौर से 36 से 42 साल की उम्र में। और सूर्य शनि वाले को जो ग्रोथ मिलती है वो 22 साल की उम्र में मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। मगर तरक्की फिर वही तब होगी जब शादी होगी। शादी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहिए, मैरिड लाइफ की ग्रोथ के लिए नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें शादी करनी होती है। ओके। तो सूर्य शनि मंगल बद है, तो यहाँ पे जितना अपनी भाषा में नरमी रखेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा माँ का कारक है, सॉफ्ट प्लैनेट है,
हमेशा सुना है। लेकिन अगर इसके साथ राहु का कंजंक्शन हो तो लाइफ में क्या डिजास्टर्स आते हैं? देखो ये जिसका भी चंद्रमा राहु मिलता है वह व्यक्ति ऊंचे लेवल पे जरूर जाएगा, अच्छा। फाइनेंशियल बहुत अच्छा स्ट्रांग रहेगा। अच्छा। ससुराल लाख घराना अमीर हो, मगर इस चंद्रमा राहु वाले के लिए किसी काम का नहीं, मतलब इसको अपनी ससुराल से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि ससुराल वालों में कमी है, कमी इसकी कुंडली में है, कमी कुंडली में है। तो चंद्रमा राहु है तो बेहतरीन, मगर लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति अपना पेशेंस छोड़ देता है, घबरा जाता है, या अपने किसी भी निर्णय को जल्दी ले लेता है, या इतना टाइम लगा देगा कि वो जिस पर्पज के लिए वो निर्णय ले रहा है वो इवेंट खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा राहु में ऐसे व्यक्ति की मदर को हेल्थ इशू होता आते है। हैं, क्योंकि चंद्रमा खराब हो रहा है यहाँ पे। राहु तो कंट्रोल हो रहा है चंद्रमा के साथ में, मगर जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा राहु मिलता है यहाँ पे लाल किताब में कुंडली बन जाती है धर्मी कुंडली। अच्छा, अब वो क्या है? धर्मी कुंडली का मतलब होता है कि अब इस व्यक्ति को कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। धर्मी कुंडली इंसान की लाइफ में ग्रोथ देती है, मगर कब देती है ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के अंदर किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। मतलब? आपको कोई सिक्योरिटी दी गई कि भाई आप ये रख लो, मैं आपसे 15 दिन महीने बाद ले लूंगा, तो वही चीज उसको वापस करनी है। धर्मी कुंडली का मतलब होता है अमानत में खयानत नहीं करना। सपोज करो मेरी कुंडली धर्मी है, मेरी कुंडली में चंद्रमा राहु 12वें घर में बैठा है। मैंने आपको बोला कि मैं अगला पॉडकास्ट तब करूंगा जी, मैं जा रहा हूं वैष्णो देवी, वहां से आने के बाद अगला पॉडकास्ट डिसाइड करते हैं। तो आपने मुझे कहा कि दीपक जी आप जा रहे हो तो मेरी तरफ से माता रानी को मेरी तरफ से ये 1000 रुपये आप दान पात्र में डाल देना। मैंने वो 1000 रुपये लिए और मैंने वो रख लिए। घर गया, 2-4 दिन बाद पैकिंग वैकिंग करी, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ निकला और स्टेशन पहुंचा। कैब से गया तो कैब में बिल आया 460 रुपये का। अब मैंने देखा मेरे पास कैश नहीं है, केवल पर्स के कोने में छोटे वाले पॉकेट में मैंने आपके 1000 रुपये रखे थे। मैंने वो 1000 रुपये निकाले, उसको 500 रुपये दिए, आगे मूव। ट्रेन में बैठा, चला गया, वहाँ जाके मुझे याद आया, फिर मैंने ATM से 1000 रुपये निकाले, वो मैंने 1000 रुपये चढ़ाए। ये मैंने अमानत में खयानत करी। आपकी अमानत थी मेरे पास, वही अमानत मुझे वहाँ देनी थी। मैंने क्या काम करा, मैंने आपकी अमानत इस्तेमाल कर ली और मैंने वहाँ पे अपना पैसा निकाल के दे दिया। ये नहीं करना है। अच्छा। बहन बेटी का पैसा नहीं मारना है। पता लगा चंद्रमा राहु वाले की बेटी जॉब करने लगी, उसकी सैलरी आई, बेटी तो बेटी है, वो पहली सैलरी, दूसरी सैलरी, 5वीं सैलरी पापा को ला के देगी, और वो व्यक्ति कर्जे में था या परेशान था, उसने वो पैसा इस्तेमाल कर लिया, फिर उसने अमानत में खयानत कर दी। या चंद्रमा राहु वाले व्यक्ति के घर में बंटवारा हुआ और पिता लिखित में कुछ दे के नहीं गया, पिता दुनिया से चला गया, और बहन की शादी हो गई थी, शादी को भी 20-22 साल हो गए थे, प्रॉपर्टी अच्छी थी। जब बटने का नंबर आया तो बहन ने बोला कि भी मेरा हिस्सा, तो उन्होंने बोला भी तेरा हिस्सा किस बात का, हमने तेरी शादी में इतना पैसा लगाया। भाई पैसा लगाया वो तेरी ड्यूटी थी, वो तेरी मॉरल ऑफ द ड्यूटी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हिस्सा है। हाँ, बहन नहीं मांग रही, बहन ने नहीं बोला तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जब बहन ने मांगा और उस बंदे ने कहा मैं तो नहीं दूंगा जी, ये उसने अपनी अमानत में खयानत कर लिया। तो चंद्रमा राहु वाला व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं, बशर्ते वो गलत रास्ते से पैसा कमाना छोड़ दे और अमानत में खयानत करना छोड़ दे। ससुराल वालों के साथ मिलकर पार्टनरशिप नहीं करनी है, और जितना हो सके चंद्रमा राहु वाले को नींद पूरी लेनी चाहिए, मगर इनको नींद पूरी नहीं मिलेगी। आप रात को 2:30 बजे देख लो, 4 बजे देख लो, दिन में कभी भी देख लो, वो आपको आधा पौना घंटा पहले आपको ऑनलाइन नजर आएंगे, कभी भी देख लो आप। तो चंद्रमा राहु में केवल माँ को लेके थोड़ा सा एक तनाव होता है। अब आदमी यहाँ पे उपाय पूछता है जी। डेस्टिनी में आपके चार्ट में प्लैनेट कुदरत ने ऑटोमेटिक दिए हैं, आप लेके नहीं आए, आपने खुद उसको मैनिपुलेट करके नहीं बनाया है। बिल्कुल सही। तो कुदरत की बनाई हुई चीज में आप अड़ंगा तो डाल नहीं सकते। आप इतना ही कर सकते हो, आप अपनी माता पे, सेहत पे पैसा खर्च कर सकते हो। तो भाई पैसा कमाओ और माता का जितना मेडिकल में इलाज में बेटर से बेटर कर सकते हो वो कराओ। आप सोचो कि मेरी माता को कोई दिक्कत ही ना आए, ये मैं नहीं मान सकता। ऐसा कितना भी बड़ा प्रखंड
विद्वान पंडित होगा, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ, बच सकते हैं ना, अगर हमने अपनी अमानत में खयानत करनी छोड़ दी, बहन बेटी का पैसा नहीं मारा, गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाया, पर ससुराल वालों से नहीं बिगाड़ी, दबा कर पैसा कमाओगे, क्या दिक्कत आ रही है? समाधान एक है, जितना ज़्यादा चांदी आप इकट्ठा करें, जितना ज़्यादा आप गोल्ड इकट्ठा करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। अच्छा। चंद्रमा राहु, चंद्रमा है आपकी सोर्स ऑफ इनकम, राहु है उस पे ग्रहण, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम में ग्रहण लग रही है, तो आप चंद्र को बढ़ा दो। जैसे हमने बृहस्पति राहु के केस में हमने बात की थी, बृहस्पति की चीज़ें बढ़ा दो, तो चंद्रमा राहु के केस में चंद्रमा की चीज़ें बढ़ा दो। तो कैसे बढ़ाते हैं? घर में चावल का 5 किलो का पैकेट रखो, एक बंद होना चाहिए हमेशा। चांदी खरीदो, हर महीने खरीदो, हर 3 महीने में 1 किलो चांदी खरीदो। आज अगर चांदी 2.5 लाख की है, तो भाई वो 2.5 लाख रुपए की चांदी आप ही के पास है, आपने किसी को उपाय के तौर पे गिफ्ट नहीं करी है। वो इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी सेविंग्स भी है और आपकी रेमेडी भी है। 1 किलो नहीं खरीद सकते आप, 10 ग्राम खरीदो, 20 ग्राम खरीदो, 50 ग्राम खरीदो, 100 ग्राम खरीदो। अब आदमी एक दो बार तो लेता है, फिर भूल जाता है, या फिर कहता है यार मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे पैसा तो तेरा ही था, चांदी तो तेरे पास ही है, फ़ायदा नुकसान तो बाद का विषय है। सोचो अगर एक व्यक्ति 100 ग्राम चांदी हर महीने खरीदे और 4-5 साल तक खरीदता रहे, क्योंकि प्लेनेट की डिमांड है, मेरी डिमांड थोड़ी है, प्लेनेट की डिमांड है। आप उसको इकट्ठा करोगे, एक तो आपका बल्क हो रहा है, आपने 5 साल बाद देखा अरे बाप रे ये तो 6 किलो चांदी इकट्ठी हो गई। 100 ग्राम खरीदते खरीदते जब आप मार्केट में लेके गए, पता लगा आज 2.5 लाख थी और 5 साल बाद 6 साल बाद वो 5 लाख हो गई, आपके तो 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। छोटा सा स्टेप इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। तो चंद्रमा राहु में चांदी खरीदें। ससुराल से एक्सपेक्टेशन मत करो कि ससुराल वाले आपकी मदद करेंगे, ससुराल से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी। और कभी बिजनेस में कभी ससुराल के किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो सर अब बात करते हैं मंगल और केतु की। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, कहा जाता है संतान औलाद का है। इनका कंजंक्शन क्यों इतना डिजास्टर माना गया है लाइफ में? मंगल कौन है? शेर है। केतु कौन है? कुत्ता है। मंगल केतु आपस में शत्रु हैं। अब शेर और कुत्ते की लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा? शेर तो खा जाएगा कुत्ते को। नहीं, जीतेगा कौन? शेर। कुत्ता हार जाएगा, मगर शेर थक भी जाएगा। अच्छा। तो मंगल केतु के केस में ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को ब्लड से रिलेटेड बीमारी लगेगी। मंगल है खून, केतु है खून के अंदर खतरा। मंगल केतु वाले के, जैसे मान लो किसी का मंगल केतु है, तो उसके भाई की टांगों में चोट लगेगी। मंगल कौन है भाई, केतु कौन है टांगे। या केतु बेटा मंगल खून, तो उसके बेटे को खून की बीमारी, या उसके मामा को खून की बीमारी। तो मंगल केतु में बेटा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो बहुत बड़े लेवल पे जाना है। बड़े लेवल का मतलब होता है कि आपकी अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको एक थोड़ा सा अच्छा मुकाम चाहिए। अब बेटा होगा नहीं होगा ये तो कुदरत ने डिसाइड कर रखा है, मगर मंगल केतु में अगर आपको बेटा नहीं है, या बेटे से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर एक उपाय है। बृहस्पति के 2 शेर, ऐसा प्लैनेट लेते हैं जो दोनों का मित्र है। मंगल का मित्र कौन है? बृहस्पति। केतु का मित्र कौन है? बृहस्पति। क्यों? क्योंकि बृहस्पति तो दुश्मनी करता नहीं। चेले का मालिक कौन है? गुरु है। तो बृहस्पति के 2 शेर, मतलब कि सोने के 2 शेर, सोने की धातु के 2 शेर आपको अपने घर में रखने हैं। अब अगर आज मैं बोलूं सोने की धातु के 2 शेर, 50-50 ग्राम के शेर आप अपने घर में रखो, सामने वाला तो लूट लिया कि भैया 100 ग्राम की बात कर रहे हो, 1.5 लाख रुपए चल रहा है, 15 लाख का शेर आएगा। पहली बात तो शेर तेरे घर आएगा। दूसरी बात, घर की जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, खून की जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व तेरी होंगी। कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या करे? तो बृहस्पति की एक धातु और है जिसे हम कहते हैं पीतल। तो पीतल के कुत्ता लेना है। अच्छा। क्योंकि केतु को ठीक करना है। तो यहाँ पे पीतल के 2 कुत्ते, मंगल केतु में पीतल के 2 कुत्ते आप अपने घर में रखो। डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, मगर मंगल केतु में तरक्की तभी है बहुत जब आपके बेटा हो। नहीं है उसका रीजन जानो। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, आपकी हर समस्या का समाधान मेडिकल साइंस के पास है। समाधान नहीं है, एटलीस्ट कम से कम प्रॉब्लम है वो तो आप पता कर सकते हो ना। बिल्कुल सही। पता लगा कि
आपके अंदर ही बाप बनने की क्षमता नहीं है, या आपकी वाइफ में ही प्रेगनेंसी को रोकने की क्षमता नहीं है, तो मेडिकल में दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट है। अब वो बोले जी ट्रीटमेंट 1.5 लाख का है तो भाई जब तेरे बेटा होगा तब भी तेरा 1.5 लाख की सर्जरी होनी है, फिर उसकी पढ़ाई है, लिखाई है, उसका पालन है, लालन है, उसमें भी खर्चा लगेगा। तो भाई ये तो अगर बेटा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो बेटे पे फोकस करना चाहिए। हाँ, एक एज निकल गई है बंदे की, उसको पता नहीं है, वो हमारे पास आया ही 60 साल की एज में, उसका मंगल केतु मिल रहा है, अब बेटा नहीं है तो क्या करें। तो वहाँ पे एक ही पीतल के 2 कुत्ते आप अपने घर में रखें। ओके। लेकिन ब्लड से रिलेटेड इशू आएगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइड का तरीका एक ही है कि जितना मेडिकल का इलाज मेडिकल पे, तो आपको समय से मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। मंगल केतु देखा जाए तो कुंडली में कहते हैं अंगार कारक योग। अच्छा, अब वो क्या होता है? देखो 2 प्लैनेट है, राहु और केतु, इनका काम है योग देना या रोग देना। राहु के साथ कोई भी प्लैनेट है उसको कहते हैं दोष, और केतु के साथ कोई प्लैनेट है उसको कहते हैं योग। अच्छा। अंगार कारक योग, अगर मंगल केतु है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने पिता से दूसरे मकान में रहे, साथ ना रहे। अच्छा। तो इसका पिता भी तरक्की करेगा और ये भी तरक्की करेगा। तो अब कोई ये कहेगा कि मेरे फादर एजिड हैं, या मेरे फादर को मैं नहीं छोड़ सकता, या मेरा उनके साथ अटैचमेंट है, तो भाई तू आज अगर कुंडली दिखाने आया तो मतलब परेशान है, तभी तो आया है। अगर ठीक होता तो तो क्यों आता? सही बात है। तुम्हारी कुंडली बोल रही है कि आपको अपने फादर से दूर रहना है। क्यों रहना है? तेरी ग्रोथ के लिए और तेरे फादर की ग्रोथ के लिए। या तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पे अरबों खरबों रुपए हैं, आप पे करोड़ों हैं, आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, तो एक समझ में आता है। और अगर फाइनेंस को लेके आए हो तो प्रॉब्लम तो यहीं से ही है। तो मंगल केतु एक अंगार कारक योग है, योग, नॉट ए दोष। लेकिन ब्लड रिलेटेड इशू वाला दोष इसमें रहता है। ठीक है। क्योंकि खून में नींबू डाल दो, खून क्या हो गया? खट्टा हो गया, तो वहाँ खून में धब्बे बन जाते हैं मंगल केतु में। तो यही हम बात कर लेते हैं मंगल और राहु की। अब आपने बात करी योग की, तो हम दोष की भी बात कर लेते हैं। राहु को जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर लाल किताब में ने हाथी की श्रेणी में रखा गया, गजराज रखा गया है। एक होती है कि हाथी ने अपने महावत को देखा, मंगल को ने महावत है और राहु को ने हाथी है। हाथी महावत को देख रहा है, हाथी गुस्से में है, महावत को देख रहा है, अब क्या होगा? महावत भागेगा। एक है महावत ने हाथी को देखा। एक फिल्म देखी होगी कि हाथियों का झुंड एक जंगल में था और एक बस में लोग जा रहे थे, बस रुक गई क्योंकि हाथियों का झुंड रोड पे आ गया था। उसमें से एक हीरो निकला, वो धीरे धीरे जाने लगा, फिर उनने हाथियों से बात करी और हाथी वहाँ से चले गए। महावत ने हाथी को देखा। कंडीशन है मंगल अगर राहु को देख रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर जो है ससुराल भी कंट्रोल में रहेगी, इसके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे, इसकी बीमारियां भी लगभग कंट्रोल में रहेंगी। अब यही उल्टा हो जाए, राहु मंगल को देखे, अगर राहु मंगल को देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति की बाजुओं में तकलीफ, ऐसे व्यक्ति की पेट में तकलीफ, ऐसे व्यक्ति के भाई को तकलीफ, ऐसे व्यक्ति को खून की बीमारी। तो 2 कंडीशनें बन गई, मंगल देखे राहु को या राहु देखे मंगल को। अब तीसरी कंडीशन बनती है मंगल राहु इकट्ठा हो जाए। ये समझ लो बदमाशों का बदमाश। अच्छा। एक तो है जो लेके चल रहा है, एक है जो लेके चल रहा है, एक है जो चल रहा है। ये मंगल राहु वाला पूरी आग की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री लेके चलता है। मतलब बदतमीजी में देखा जाए तो अव्वल का नंबर 1। अच्छा। कंट्रोल खाली इसलिए हो सकता है कि अगर ये करैक्टर का ढीला नहीं है तो वहां पे अपनी लंगोट का जितना पक्का होगा उतना मंगल राहु थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। मगर मंगल राहु वाले व्यक्ति को भी हेल्थ इशू बहुत आते हैं। तो मंगल देखे राहु को तो राहु ठीक, राहु देखे मंगल को तो खून की बीमारी, पेट में तकलीफ, बाजुओं की तकलीफ, और मंगल राहु देखे तो पूरा मतलब कि अंदर से बंदा पूरा खत्म है। हम कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर अपने विचारों में घुट के मरने वाला। ओके, तो इसके उपाय क्या है? मंगल देखे राहु को तो फिर तो उपाय की जरूरत ही नहीं है। मंगल राहु हो या राहु देखे मंगल को, तो यहाँ पे एक उपाय बनता है, चांदी की चैन गले में डालो। अच्छा। अगर यही चैन ससुराल की मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ओके। अब ससुराल से मिले तब जब ससुराल वालों से बातचीत हो।
तो यही राहु मंगल या मंगल राहु वाले की ससुराल वालों से बातचीत भी नहीं होती, बनती नहीं है। बनेगी तो ससुराल वाले पहले ही इतने नीचे लेवल पे होंगे, वो कहेगा जी वो चांदी की चैन दे नहीं सकते। कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि आपने कोई भी चीज़ बोला ना कि आप अपने भाई से आशीर्वाद ले आओ, तो वो कहेगा जी मेरे भाई से नहीं बनती। आपने बोला ससुराल से एक काम करो, एक 250 ग्राम चांदी की ईंट ले लो, जी वो तो पहले ही गरीब है। मतलब कि आपने जो रेमेडी दी है उसने, क्लाइंट ने सबसे पहले उसको काटना है आपकी बात को। सही बात है। ये नियम है मेरे ख्याल से। डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही होता है। गए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, सर ये कैप्सूल हटा दो ना, मैं कैप्सूल नहीं खाता। या लिक्विड नहीं पीता। सर मुझे नहीं, ये सल्फा ग्रुप सूट नहीं करती। सर सुबह सुबह तो आपने बोल दिया कि ये खाने से पहले लेना है, मैं सुबह सुबह चाय के बाद ले सकता हूँ। ये पक्का, जहाँ तक मैं अब जो लगा रहा हूँ कि शायद ये मंगल राहु जिनका होगा, या राहु जिसको मंगल में देख रहा होगा ना, ये वो लोग होंगे पक्का। अच्छा। या बृहस्पति राहु जिसका होगा वो लोग होंगे। ये लोग सुनते नहीं किसी की, ये अपनी चलाते हैं। इन्हें जो 10 लाइन आपने ऐसे में लिख के दिए ना कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय के 4 पार 1 पूंछ, तो उसमें 1 लाइन जोड़ देंगे, गाय के सींग होते हैं। इन्हें कुछ जोड़ना या घटाना जरूर है। ओके। और यही हम बात करें मंगल के साथ बुध की, तो क्या कॉम्बिनेशन रहता है? देखो मंगल बुध मिलने से राजयोग बनता है। अच्छा। जबरदस्त राजयोग। मगर ये अगर कुंडली के खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 12 में हो तो 2, 6 और 12। 2, 6, 12 में होगा तो ये व्यक्ति राजयोग लेके पैदा है, मगर राजयोग भी तब होगा जब इसके बेटा होगा। अच्छा। अब कुदरत ने क्या देना है, कैसे देना है, कोई शादी नहीं करता, कोई शादी करता है तो फैमिली प्लानिंग करता है, और फैमिली प्लानिंग करता है तो इतने टाइम के लिए करता है कि बच्चे होने के चांस खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा यहाँ पे आता है कि मंगल बुध भी वाले व्यक्ति के घर में किसी ना किसी को टीबी की शिकायत होती है। अच्छा। मंगल मतलब खून, बुध मतलब गांठें, मतलब कि खून में गांठें, मतलब कि ऐसी बीमारी जिसमें हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं। तो मंगल बुध में देखो बीमारी अपनी जगह है, ग्रोथ अपनी जगह है, बेटा नहीं है, ग्रोथ तो फिर भी चाहिए। मंगल कौन है? खून है। बुध कौन है? बेटी है। जब इसकी बेटी को माहवारी आनी शुरू होगी तब इसकी किस्मत चमक जाएगी। अच्छा। अब किसी के 2 बेटे हैं, ग्रोथ तो है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहां पे बेटी चाहिए। अब किसी के बेटी है, उसको पीरियड्स की दिक्कत है। किसी के बेटी है, वो लेट हुई, 42 साल में, 43 साल में हुई, मतलब इसकी क्लाइंट की एज 42 साल 43 साल है, बेटी 6 साल की है, 7 साल की है, वो आया है आज, 10 साल कैसे वेट करे। अब आप कहो जी फिर मैं लाल किताब वाले के पास, मैं आपके पास क्यों आया? हम ये बोलते कि तूने शादी लेट क्यों करी? हमारे पास आ गया, हमारे पे कोई एहसान तो भाई किया नहीं, सही बात। आपने शादी क्यों लेट करी? और शादी लेट करी तो फैमिली प्लानिंग तो हमने तो बोली नहीं थी आपको करने के लिए। आप अगर पहले बेबी करते, हो सकता है कि आपकी बेटी पहली हो जाती और आज आपकी बेटी 12 साल की होती, तो हम कहते भाई 1-2 साल की बात हो रहा है। हमने बहुत जगह देखा भी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, वाइफ बिटिया को लेके चली गई, अब बंदा परेशान है, बंदे की दूसरी शादी हो गई, उससे 2 बच्चे हो गए, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन जो पहली वाइफ, पहली बेटी लेके गई थी, वो 13 साल की हुई और इस बंदे को अचानक जैकपॉट लग गया। कोई प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हो गया, कहीं से कोई डील क्रैक हो गई। अब इसे तो नहीं पता, क्योंकि इनने तो डाइवोर्स दे के और पीछे पलट के देखा नहीं कि बिटिया मेरी कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है। कुदरत ने तो देखा है ना, बच्चा तो उसी का है ना जी। अब वो कह रहा है कि भाई साहब मैंने इतने पैसे खिलाए, मेरी डील हो गई, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन तेरे ऐसा करने वैसा करने से कुछ नहीं हुआ। कुदरत ने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ 13 साल बाद, जब वो 13 की हुई, आज से 5 साल पहले तेरी डील क्यों नहीं हुई? 5 साल पहले तेरी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? 2 साल पहले क्यों नहीं हुई? आज ही क्यों हुई? क्योंकि हम वहाँ पे पूछ लेते भैया आपकी कोई बेटी हो जो जिस बेटी की एज 12-13 साल हो गई हो, वो फिर यही बोलेगा जी एक बेटी है, वो वाइफ के साथ रहती है, मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, मुझे लेकिन पता नहीं है। नहीं पता है तो देन हम एक आइडिया लगाते हैं कि 12, 13, 14 साल की एज ऐसी होती है कि जिसमें हम लोग जो हम कहना चाह रहे हैं वो बंदा समझ जाएगा। उस इवेंट तक आपको रुकना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। अब आप कहोगे जी मैं मेडिसिन खिला के जल्दी, प्रॉब्लम तेरी है, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू कैसे मैनेज करेगा। या कुदरत ने कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में रखी हैं, आप कुदरत की अगर उन बनाई हुई चीज़ों में अगर आप अड़ंगा डालोगे तो भुगतना तो आपको पड़ेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा ही एक स्टूडेंट है, उसका मंगल बैठा हुआ है तीसरे घर में,
और उस व्यक्ति का बुध बैठा हुआ है 8वें घर में। उसकी बेटी अभी मेरे ख्याल से शायद 11.5 साल की हुई है, यही 5 महीने 6 महीने पहले ही। मैं भी शायद वो उसकी बेटी को माहवारी आनी शुरू हुई है। इस 5 महीने में उसने इतना बिजनेस कर लिया है, ये मोटा मान लो कि कम से कम जो व्यक्ति महीने के 1.5 से 2 लाख कमा रहा था वो 4-4.5 लाख पे आ गया। अच्छा। उसे तो नहीं पता, लेकिन जब वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो वो आदमी ना वो इवेंट अपनी कुंडली पे तो अप्लाई करता ही है। सही बात है। भाई मंगल बुध कैसे मिला? मंगल का अगर 8वां घर वहाँ बुध बैठ गया, बुध का अगर 3रा वहाँ पे मंगल बैठ गया, या किसी के 6ठे घर में मंगल बैठ जाए। अब मान लो किसी के 3 बेटी हैं, पहली बेटी और दूसरी बेटी के बीच में 2 साल का गैप, और दूसरी और तीसरी के बीच में 2 साल का गैप। पहली बेटी के जैसे ही हुआ उसकी ग्रोथ आई, दूसरी को वो और ग्रोथ आई, तीसरी को वो और ग्रोथ आई। डिपेंड करता है आपके बच्चे कितने हैं, बेटी कितनी है। तो मंगल बुध में थोड़ा सा बेटा होता है तो योग शुरू हो जाता है, और बेटी होती है और बेटी को पीरियड्स आते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ बताता है। अब यहाँ पर सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अगर आपकी अच्छी है तब तो आप जिंदगी में कामयाब हो। अगर आपकी सोच है कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमा लूँ, मैं चीटिंग करके पैसा कमा लूँ, तो मंगल बुध राजयोग है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मंगल बुध ना एक घर में, ऐसे घर में है जहाँ पे आदमी को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ले जाता है। कौन सा? फर्श से अर्श पे लेके जाता है मंगल बुध, खाना नंबर 8। ठीक है। 8वें घर में बोलते हैं राजयोग भी कम से कम 4 गुना। मगर कब? जब इसके घर में कोठरी है, स्टोर रूम है, ऐसा स्टोर रूम जिसके अंदर रोशनी नहीं आती, अंधेरा है, कोई खिड़की नहीं है, केवल ट्यूब लगी हुई है, उसे कबाड़ भर रखा है, स्टोर बना रखा है, ये टूटे जूते तो उसके अंदर, टूटी बाल्टी तो उसके अंदर, खराब कूलर तो उसके अंदर, मतलब कि कपड़े की गठरी तो उसके अंदर अगर है तो फिर जबरदस्त राजयोग। उसमें रोशनी बाहर से नहीं आनी चाहिए। अच्छा। अब आज के समय में लोगों के मकान छोटे हो गए, 2 BHK 3 BHK, और सब में बेडरूम। बिल्डर ऐसे बना के देता है, स्टोर रूम देता ही नहीं है। जो स्टोर रूम देता आदमी उसको मंदिर बना लेता है, या बच्चों का स्टडी रूम बना लेता है। अब ऐसे केस में आदमी कहता है जी अब मेरे पास अगर ऑप्शन ना हो तो क्या करें, या फिर कह सकते हैं कि लाल किताब टोटके की किताब है। वहां पे कहता है कि भाई एक काम करो, आप मैनिपुलेशन कर लो। वो कैसे? आप शनि की चीज शनि के कपड़े में बांध के शनि की जगह पर रख दो। कोठरी क्या है? कोठरी एक अंधेरी वाली जगह है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की शॉप में गल्ला होता है, गल्ला खोलता है तो रोशनी जाती है, वरना गल्ला बंद करता है तो रोशनी बंद हो जाती है। पहले गल्ला कहाँ होता है? अंधेरा। पैसा कौन देगा? शनि देगा। किससे देगा? बिजनेस से देगा। अच्छा पैसा कौन देगा? शनि देगा। तो लोहे के डिब्बा ले लो, स्टील का डिब्बा ले लो, काला कपड़ा ले लो, उसमें छिलके वाले बादाम, जो शेल वाले बादाम होते हैं, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आप उसमें बांधो कपड़े में, उसे लोहे के डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में रखो, और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहाँ पे अंधेरा है। अब घर में अंधेरा कहाँ है? पलंग के अंदर अंधेरा है, पलंग आप रोज़ थोड़ी खोलते हो। अलमारी के अंदर अंधेरा है, अलमारी के साइड में कोने में ड्रॉर में डाल दो। रसोई की जो नीचे की जो कैबिनेट्स बनी होती है उसमें अंधेरा होता है, जहाँ पे आप सिलेंडर वगैरह रखते हैं या आटे का कलस्तर रखते हैं, वहाँ डाल दो। शनि को कायम करना है। यहाँ पे एक शब्द आता है लाल किताब में, टेक्निकल शब्द है, कायम करें। तो शनि को कायम करने का मतलब है कि लोहे के डिब्बे में, काले कपड़े में साबुत बादाम बांध के अंधेरी वाली जगह, खास तौर से मंगल बुध, खाना नंबर 8 के लिए इतना ज़बरदस्त राजयोग देके जाएगा। अब जिसने रखा है ग्रो कर रहा है, जिसने नहीं रखा है, जो हमारी ऑडियंस है नहीं रखा है, तो मैं तो कहूँगा अगर उनका मिलता है तो उन्हें रखना चाहिए, वो भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज बातचीत करते हुए, पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। और ऐसे ही हम दोबारा ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आएंगे जहाँ पे हमारी ऑडियंस बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछती है, चाहती है उनके जवाब। तो हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे ही लाल किताब के रहस्यों के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। साथ में ही जैसे अभी भी आपने इतने सारे प्रश्न हमें दिए, ऐसे ही अगर अभी भी मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव देना चाहते हो कि आगे हम किन टॉपिक्स को कवर करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।